हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद। ये हफ्ता थोड़ा उथल पुथल वाला रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले पहलगाम में जो एक आतंकवादी हमला हुआ था, वहाँ के जो नॉर्मल टूरिस्ट थे, जो सिर्फ एक छुट्टियाँ मनाने गए थे, कैसे उन पे आतंकवादी हमला हुआ और उसने पूरे देश को कैसे हिला दिया। मैं खुद आर्मी से रिटायर मेजर पंकज, मुझे पता है कि वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, क्योंकि मैं लगभग 3 साल कश्मीर में रहा हूँ, सर्व किया है। जब हम अपने परिवार को लेके ऐसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कोई ऐसा हमला ना हो। हम यानी कि भारतीय सेना 24 घंटे चौकन्नी रहती है, अलर्ट रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे हादसे होते हैं जो दिल को मजबूर कर देते हैं सोचने पे कि क्या हम अपनी ड्यूटी में बड़ी अच्छाई से या मेहनत से क्या काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा अटैक होता है तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसी मानसिकता है लोगों की और क्या उनको मिलता है जब वो ऐसा हमला करते हैं, मासूम लोगों की जान लेते हैं। देश के हर कोने में इसका काफ़ी विरोध हुआ और उसके बाद भारतीय सरकार ने काफ़ी बड़े और अहम फैसले लिए हैं। वो आपको सभी को पता है, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, हेडलाइंस में, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों का गुस्सा कितना जाहिर है, ये आपको सभी को पता है। इस चैनल के माध्यम से मैं 10 सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए उन शहीदों को जो इस हमले में मारे गए हैं या घायल हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और जो घायल हुए हैं उनको अच्छी शुभकामनाएं देने के लिए कुछ पलों का मौन धारण व्रत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयां करने में कि पूरा देश कितना गुस्से में है कि जो ये हमला हुआ है और ये जो एक्ट किया है आतंकवादियों ने, इसकी उनको कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। चलो, इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हुए हम जो आज का टॉपिक है उस पे आगे बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक है, ये हमने एक बड़ा बेसिक टॉपिक लिया है, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ये हम 3rd-4th क्लास से ही पढ़ते आए हैं और टिल 12th, और कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें बार बार पढ़ाई जाती हैं, हम पढ़ते हैं, इनकी रिवीजन करते हैं। तो नेशनल सिंबल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? जैसा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लास 5th के लिए, 6th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, मिलिट्री स्कूल का हो, नवोदय स्कूल का हो, RIMC का हो, या फिर राई स्पोर्ट्स स्कूल का हो, तो वहाँ पे GS में, GK में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑलरेडी बैच है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का, और बाकी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनकी तैयारी हम करवाएंगे, उसमें हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितने डिटेल में और कितने समय से उनको ये समझाया जाता है, कितनी बारीकी से, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, ताकि बच्चों को, जो उनकी एज है 4th क्लास में, 5th क्लास में, 7th में जो बच्चा है, उनको बड़ी अच्छी से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। तो नेशनल सिंबल्स यानी कि जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूडेड हैं, उनको कब, कहाँ से हमने लिया गया था, संविधान ने उनको कब कब अपनाया था, तो उसके बारे में हम ये आज डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग एवरीवन। गीत, सुरेंद्र जी, दिवांशु, पूजा जी,
ओके बेटा, जो 12th में है उनके लिए मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो एनडीए की, वो मैं आपको बताऊंगा, उसका भी कोर्स हमारा ऑलरेडी चला हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का हम नेशनल सिंबल्स हैं इसको एक बार रिवीजन करके, इसमें ऑलमोस्ट 17 सिंबल्स हैं जो नेशनल सिंबल्स हैं, उनमें से आज हम कुछ कवर करेंगे और कुछ आगे आने वाले समय में करेंगे, ताकि उसके अलावा जो जानकारी है, जो कमेंट्स हैं, जिसके जो डाउट्स हैं, वो हम कवर करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले अगर हम बात करें, देर आर 17 सिंबल्स, यानी कि 17 राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो इंडिया में हमने अपनाए हैं। रिप्रेजेंट द कल्चर एंड नेचर ऑफ द इंडियाज नेशनल इंटीग्रिटी आइडेंटिटी, यानी जो भारत की पहचान है उसके अनुसार इन सिंबल्स को हमने, प्रतीक को, ये इंडिया की जो आपकी एक प्रभुता है, संस्कृति है और जो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, हर भारतीय के दिल में अपने देश के लिए गर्व और प्यार की मजबूत भावना पैदा करते हैं ये राष्ट्रीय प्रतीक। और उसके अलावा इन्हें अलग अलग समय पे उठाया गया था और इन्हें भारत की अनूठी वनस्पतियों, जीवों और इसकी संस्कृति और सभ्यता से चुना गया है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं भारतीय पहचान और विरासत के अभिन्न अंग हैं, यानी कि इंटीग्रल पार्ट हैं। एक बार इनको देख लेते हैं सीरियल नंबर वाइज कि ये जो 17 प्रतीक है, नेशनल सिंबल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। नेशनल फ्लैग आप सभी जानते हैं, तिरंगा, जो तिरंगा अपना 3 रंगों वाला। नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान, वो हमारा जनगण मन है। इसके अलावा जो कैलेंडर है वो साका कैलेंडर है। नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत, वो हमारा वंदे मातरम है। नेशनल एम्बलम, जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो है नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल रिवर गंगा और नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि जो राष्ट्रीय पशु है वो बंगाल टाइगर है। उसके बाद ये हिंदी में लिखे हमने, जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक फल हो गया आम, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये हमने 8 पढ़े हैं, जो बाकी के आगे हैं। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, यानी कि जो जलीय जीव है, जो पानी वाला जीव है, वो नेशनल कौन सा है, वो है आपका गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। राष्ट्रीय मुद्रा यानी करेंसी, वो आपकी भारतीय रुपया है। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल, ये कौन सा है, किंग कोबरा यानी कि नागराज। राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज एनिमल, वो है हमारा हाथी यानी कि एलिफेंट। भारतीय राष्ट्रीय फूल कमल है। सब्जी कद्दू और निष्ठा की शपथ यानी कि राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, ओथ ऑफ एलिजियंस बोलते हैं इसको, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये ओथ कौन सी है, शपथ कौन सी है। नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ते हैं, जो तिरंगा हमारा झंडा है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, इसको कब अपनाया गया और संविधान ने इसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब अपनाया। तिरंगा इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। द फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया, यानी कि जो पिंगाली वेंकैया थे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, उन्होंने इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जुलाई में ही, लगभग 1 महीना पहले ही पिंगाली वेंकैया ने इसको और संविधान सभा के थ्रू इसको, तिरंगे को अपना लिया गया था। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। उसके बाद बीच में मध्य में सफ़ेद रंग की पट्टी है, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को इंगित करती है, यानी उसको रिप्रेजेंट करती है। हरा रंग भूमि की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। इसमें 24 तिलियां हैं, जो आपका अशोक चक्र है उसमें 24 तिलियां हैं। और यकीन मानिए, आपके हर साल जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और राई स्कूल, नवोदय, इन स्कूल्स का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपके इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो प्लीज़ जो भी आपको बताया जा रहा है, और इसी तरीके से हम अपनी जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की क्लासेज हैं ऑनलाइन, उसमें भी हम इसी तरीके से बताते हैं। हर एक टॉपिक के बारे में उसकी डिटेल वर्जन आपको
एक्सप्लेन करके बताया जाता है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये हमने जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि जो फ्लैग है तिरंगा, उसके बारे में ये बेसिक डिटेल्स हमने पढ़ी हैं। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। उसके बाद केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग, ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इंगित करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और उसके बीच में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, स्पोक्स हैं, वो बताया गया है। तो जनरली आपके इन्हीं क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। देखने में जो इंडियन फ्लैग है वो ऐसा है। उसके बाद आ गया नेशनल एम्बलम यानी कि स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। पहले इसकी फ़ोटो देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जो हम देखते हैं तीन, आपको जिस तरफ से भी देखेंगे आपको तीन ही चेहरे दिखेंगे शेर के, लेकिन वैसे इसके 4 चेहरे हैं। उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके नीचे क्या क्या पशु हैं वो भी आपको बताया जाएगा। हिंदी में ही पढ़ते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक की सिंह राजधानी से लिया गया है। इसका आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं यानी कि सच्चाई अकेले ही जीतती है। जो हमने पढ़ा था उसके नीचे सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है सत्य की हमेशा जीत होती है। इसमें 4 एशियाई शेर हैं। 4 एशियाई शेर पीछे की ओर खड़े हैं एक दूसरे की पीठ करके, जो एक फ्रिज के साथ एक अबेकस पर चढ़े हुए हैं, जिसमें नीचे जो मैंने आपको बताया जो एनिमल्स दिखते हैं, एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक शेर की मूर्तियां हैं जो घंटी के आकार के कमल के बीच के पहियों से अलग हो गए हैं। यानी कि आप देखेंगे ये आपका एक हो गया और यहाँ पे आपके इसमें आपके डिजाइन्स दिए हुए हैं। नीचे घोड़ा है, हाथी है, बैल है और एक शेर की मूर्तियों के नीचे कमल के बीच पहियों की डिजाइन है। इसमें जो राष्ट्रीय प्रतीक है शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और सबसे नीचे एक घोड़ा और जो एक बैल है उसके केंद्र में सुंदर पहिया धर्म चक्र है जो आपको दिखाया था। ठीक है, इसके बाद हम साका कैलेंडर यानी कि पहले कैलेंडर देख लेते हैं। ऐसा कैलेंडर जनरली आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो हमसे पहली वाली जनरेशन या जो हमारे दादा दादी के समय पे जनरली इसी लैंग्वेज वाले और इसके हिसाब से ही वो जो महीना है या फिर डेट्स हैं उसको, जो फेस्टिवल्स आते हैं, इसके थ्रू वो बता पाते थे। इसको साका कैलेंडर बोलते हैं और देखने में ये कैलेंडर ऐसा है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर साका कैलेंडर 1957 में कैलेंडर समिति द्वारा पेश किया गया था। यानी कि 1947 में आज़ाद होने के बाद 1957 में इसको कैलेंडर जो समिति थी, कमेटी थी, उसके द्वारा पेश किया गया था। कैलेंडर एक चंद्र कैलेंडर है यानी कि लूनर आपका कैलेंडर है, जिसका अर्थ है कि यह चंद्रमा के चक्र पर बनाया गया है। इसमें 12 महीने होते हैं और प्रत्येक की शुरुआत अमावस्या के दिन होती है। कैलेंडर आमतौर पर भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है और इसे सार्वजनिक छुट्टियों और धार्मिक त्योहारों के लिए भी और आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग कृषि और ज्योतिषीय यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसके उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। इसके अनुसार महीनों के जो नाम हैं वो आपके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक, अग्रहण, ये जनरली आपके जो एक, हम तो इंग्लिश में जनवरी फरवरी बोलते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो लेकिन जो हिंदी में इसके नाम है वो इस तरह से दिए गए हैं, 12 के 12 महीनों के नाम। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर, वो शाका कैलेंडर है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रगान। जनगण मन हमें सभी को पता है। और इसमें राष्ट्रगान जो है मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित है। बंगाली भाषा में इसको लिखा गया था पहले, जिसे 24 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। यानी कि हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसको करके और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 27 दिसंबर 1911, ठीक है,
को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि 1911 में जब कोलकाता में जो आपकी कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें ये पहली बार गाया गया था। और पूरा गीत 5 छंदों से बना, यानी कि 5 पैराग्राफ से बना हुआ है। उसमें से सिर्फ ये एक पैराग्राफ है और पहले छंद में ही राष्ट्रगान का पूरा संस्करण है। यानी कि जो हम 52 सेकंड का राष्ट्रगान पढ़ते हैं, गाते हैं, उसमें ऐसे ये 5 संस्करण है, यानी 5 पैराग्राफ हैं, छंद हैं। उनमें से जो पहला छंद है उसमें ही पूरा राष्ट्रगान लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये फोटो है और जनगण मन हमारा ऐसे लिखा हुआ है। इसके बाद आ गया वंदे मातरम, यानी कि राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत का गीत है वंदे मातरम है और जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में रचा है। किसमें? संस्कृत में। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय गान है उसकी मूल भाषा क्या थी? तो हमें सभी को पता है, जो हमने अभी बताया, कि जो राष्ट्रगान था उसको बंगाली में लिखा गया था और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है यानी वंदे मातरम है उसको संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में रचा गया था। 24 जनवरी को, इसको भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक वक्तव्य दिया कि वंदे मातरम गीत, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा। यानी कि उसके बराबर का दर्जा दिया जाएगा और उसके बराबर का ही इसको दर्जा भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। यानी कि गुड इवनिंग कलीम जी, गुड इवनिंग अंशी। यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल जो एंथम है जनगण मन और नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को, दोनों को ये अपनाया गया था और इनको समान दर्जा और इनको समान सम्मान दिया गया। ठीक है, और वंदे मातरम ने जनरली हमने मूवीज़ में भी, या जो पुराने टाइम पे जब आज़ादी से पहले जब भी कोई भी चीज़, कोई भी सत्याग्रह या कोई भी ऐसा मूवमेंट होती थी तो वंदे मातरम ही ज़्यादा यूज होता था। तो उसके बाद ही वंदे मातरम को, जैसे पहली बार अगर हम बात करें 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। जैसे 1911 में राष्ट्रीय गान को गाया गया था, इसको 1896 में पहली बार गाया गया था। और यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास यानी आनंद मठ से लिया गया है, उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी डेट्स आ गई हैं कि 1882 में आनंद मठ लिखा गया था, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और उसके बाद इसको 1896 में पहली बार गाया गया था और 1950 को इसको भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अपनाया गया था। ठीक है, तो इससे आपका आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा? 1882 में। और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? 1896 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इसके तहत मिल जाएंगी। जो इसके शब्द हैं, जो इसके बोल हैं, वो इस तरह से हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद है इंडियन रुपी, नेशनल करेंसी यानी कि भारतीय मुद्रा। जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो कौन सा है? रुपया। हमने देखा है ना ऐसा डिज़ाइन करके, ठीक है, जो हमने लिया हुआ है। सदियों से भारत ने तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों के साथ साथ औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा जो जारी किए गए कागजी पैसे हैं उनके सहित विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया है। भारतीय रुपया ISO कोड INR और प्रतीक ऐसा है। भारतीय गणराज्य का आधिकारिक मुद्रा है, यानी कि जो राष्ट्रीय नेशनल करेंसी है वो देखने में, लिखने में ऐसे है। मुद्रा के जारी होने को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो रिजर्व बैंक है, सर्वोच्च जो बैंक है, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन यानी कि जो देवनागरी व्यंजन है र, उससे लिया गया है और लैटिन अक्षर R को 2010 में अपनाया गया था। इसे उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिज़ाइन किया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसको कब अपनाया गया था? 2010 में। और इसको किसने डिज़ाइन किया था? तो इसको डिज़ाइन किया था उदय कुमार धर्मलिंगम ने। ठीक है,
आप देख पा रहे होंगे इस पे से जो नोट है ये अभी सर्कुलेशन में नहीं है, 200 का नोट ऐड हो चुका है। ठीक है, अब आ गया नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु। द मैग्निफिसेंट टाइगर, जो टाइगर होते हैं, ठीक है, टिग्रिस इज ए स्ट्रिप्ड एनिमल। पहले उसका फोटो देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। टाइगर देखने में ऐसा होता है, और जो रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है, उसको आपका नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु के नाम पे अपनाया गया है। इसका जो फर है, यानी कि जो फर है इसका पीले रंग का होता है और उस पर गहरे रंग की धारियां होती हैं। इस प्रजाति की 8 ज्ञात यानी कि 8 नॉन प्रजाति हैं। उनमें से भारतीय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाई जाती है और पड़ोसी देशों में जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। यानी जो रॉयल बंगाल टाइगर है इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में भी पाया जाता है। भारत में बाघों की घटती आबादी को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में, तब 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और इस परियोजना के तहत अब तक देश में 27 बाघ अभयारण्य यानी कि जो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, क्या है, 27 टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, 27 बाघ अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 37.5-38 हजार वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कब से ही इनकी जो आबादी है उसको कंट्रोल, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही थी। इसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड। ये सभी को पता है, जो मोर है आपका भारतीय मोर, वो आपका अपना भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है। इस उपमहाद्वीप का मूल निवासी पक्षी मोर चमकीले रंगों की एकता का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय संस्कृति में इसका उल्लेख मिलता है। भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। कब किया है? 1 फरवरी 1963 को। और मोर भारत में राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। यानी कि नेशनल बर्ड जो आपका मोर है, पिकॉक है, नेशनल बर्ड के साथ साथ जो आपका राजस्थान है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जो स्टेट्स हैं उनका भी स्टेट बर्ड है। देखने में मोर ऐसा होता है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी जलीय जो जीव है, पशु है, वो कौन से? डॉल्फिन, जो हमने बताया था, जो गंगा में एक डॉल्फिन पाई जाती है, वो आपकी एक्वेटिक एनिमल यानी कि जल में पाए जाने वाला जो नेशनल एनिमल है वो डॉल्फिन है। गंगा नदी डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है और यह गुवाहाटी का शहरी पशु भी है, यानी कि स्टेट जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एनिमल है वो भी है। दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, यमुना, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनमें भी पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन दुनिया में नदी डॉल्फिन की केवल 4 प्रजातियों में से एक है और केवल भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। यानी कि जो इस पानी में पाई जाती है नदी डॉल्फिन, वो आपकी गंगा में ही पाई जाती है। उसके अलावा यमुना, चंबल और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो ट्रिब्यूटरी है उसमें पाई जाती है और इंडिया के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी आपको ये मिल जाएंगी। तो जनरली आपको याद रखने की वाली जो बातें हैं वो एक तो डॉल्फिन, क्या आपका जो एक्वेटिक एनिमल है यानी कि राष्ट्रीय जलीय पशु है वो डॉल्फिन और गंगा में पाया जाता है। जो राष्ट्रीय फल है यानी कि नेशनल फ्रूट है वो आपका मैंगो, आम है। ठीक है, जिसे प्यार से फलों का राजा भी कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय फल है। इसकी मीठी खुशबू और लजीज स्वाद ने अनादिकाल से दुनिया भर के कई लोगों का दिल जीता हुआ है। ठीक है, भारत में आम की सबसे लोकप्रिय किस्म अल्फांसो है जो अपने मीठे और रसीले स्वाद के लिए माना जाता है। अक्सर आमों का राजा भी अल्फांसो को ही कहा जाता है। यानी कि जो आपका नेशनल फ्रूट है वो आपका मैंगो है यानी कि आम है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स है, आप सभी को ये बेसिक डिटेल्स पता भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो क्वेश्चंस आते हैं, हमारा ये उद्देश्य रहता है, मकसद रहता है कि हर चीज़ को बड़ी बारीकी से कवर करवाया जाए। इसीलिए बार बार इन चीज़ों की रिवीजन भी होती है ताकि कोई भी चीज़ बिल्कुल भी छूट ना पाए और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाए। नेशनल फ्लावर यानी कि लोटस, कमल का फूल जो है आपका राष्ट्रीय फूल है, कमल।
ठीक है, जलीय जड़ी बूटी है जिसे अक्सर संस्कृत में पद्म के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय संस्कृत में इसे पवित्र दर्जा प्राप्त है। भारत के जो कमल है आध्यात्मिकता, फलदायी, धन, ज्ञान और रोशनी के साथ साथ दिल और दिमाग की शुद्धता का भी प्रतीक है। कमल बौद्ध धर्म में भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जिसका उपयोग अक्सर बुद्ध की रोशनी और आध्यात्मिक जागृति के लिए भी मार्ग को दर्शाने के लिए किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी इसका काफ़ी मान्यता है। वियतनाम जो कमल है वो वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल और चीन के जियांगसू प्रांत का प्रांतीय फूल है। यानी कि जो वहाँ की प्रोविंसेस है चीन की, जैसे यहाँ पे अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही वहाँ के चीन के एक प्रोविंस का जो आपका स्टेट या प्रोविंसेस फूल होता है, फ्लावर होता है, वो चीन का किसका है? जिग्यांशु का। और जो वियतनाम कंट्री है उसका ये नेशनल फ्लावर है। देखने में ऐसा होता है। इसके बाद हम करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की बात, यानी कि नेशनल ट्री। वो आपका बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद का पेड़ है, जिसे औपचारिक रूप से फिकस बेंगालेसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ अक्सर कल्प वृक्ष या इच्छा पूर्ति का पेड़ का प्रतीक है क्योंकि यह दीर्घायु से जुड़ा हुआ है और इसमें महत्वपूर्ण औषधीय गुण हैं। बरगद के पेड़ का आकार और जीवनकाल इसे बड़ी संख्या में जीवों का निवास स्थान बनाता है। यानी पेड़ जो बरगद का पेड़ है काफ़ी सालों तक रहता है और आपने देखे भी होंगे कि इसी के चलते काफ़ी जो पक्षी होते हैं, जो जीव होते हैं, वो इस पे अपने घोंसले और रहने का स्थान बना लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ऐसा आपका बरगद का पेड़ होता है। इसके बाद राष्ट्रीय नदी जो गंगा है, गंगा या गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है और यह हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्रों से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। हिंदुओं के अनुसार यह पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी है और दिलचस्प बात यह है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है जो 2510 किलोमीटर के पहाड़ों, मैदानों और घाटियों को कवर करती है। यानी कि जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा, लगभग 2510 किलोमीटर, और ये माउंटेन्स यानी कि पहाड़, मैदान, जो आपके ग्राउंड्स, प्लेन एरियाज़ होते हैं और जो घाटियाँ, वैलीज़ होती हैं, उसको कवर करते हुए बहती है। प्रमुख शहरों में से यह गुजरती है और वे हैं वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार। तो आपका जो यूपी बिहार वाला एरिया है वहाँ पे ये बहती है। जो आपका रेप्टाइल है यानी कि सरीसृप है वो है किंग कोबरा। किंग कोबरा के बारे में जान लेते हैं कि जो किंग कोबरा है या सांप खाने वाला भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल है, सरीसृप है और यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। सबसे लंबा विषैला सांप है यानी कि पॉइजनस स्नेक है। 19 फीट तक बढ़ने में सक्षम है और 25 साल तक जीवित रह सकता है और वो एक बार में लगभग 6 मिलीलीटर जहर बाहर फेंक सकता है। यानी कि इंजेक्ट किसी को अगर डंक मारेंगे, डसेंगे, तो 6 मिलीलीटर तक का जहर वो रखते हैं। इसका अपना सांस्कृतिक महत्व है कि हिंदू धर्म में किंग कोबरा को नाग के रूप में भी जाना जाता है और इसे दिव्य माना जाता है और भगवान शिव की पूजा अक्सर उनके गले में कोबरा लपेटे हुए की जाती है। तो हम अगर देखें जो नेशनल आपका रेप्टाइल है, सरीसृप है, वो है आपका किंग कोबरा। इसके बाद जो राष्ट्रीय विरासत पशु है यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल है वो आपका हाथी है। यानी कि जो भारतीय हाथी है वो आपका एलिफेंट, आपका हेरिटेज यानी कि विरासत वाला पशु जो है वो हाथी है। हाथी को भारत का विरासत पशु घोषित किया गया है जो मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी है। भारतीय हाथी को आवास की हानि, विखंडन और गिरावट के कारण लुप्त प्राय और संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी अगर हम देखें तो हाथियों को कई बार मारा जाता है उनके दांतों के लिए और उसकी जो आबादी है वो लगातार घटती जा रही है। जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या वहाँ के एरिया को ख़राब करके वहाँ पे उनके रहने की जो जगह है उसको क्या कहते हैं, आवास की हानि, यानी कि वहाँ पे उनको रहने के लायक चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। नेशनल जो आपकी वेजिटेबल है यानी कि सब्जी है वो है कद्दू। ठीक है, इसके लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसे पूरे देश में उगाया जा सकता है। भारत में कद्दू की लोकप्रियता प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा और औषधीय पौधे के रूप में भी किया जाता रहा है। आज भी कई घरों में मुख्य सब्जी ये बनी हुई है और इसे भारत की राष्ट्रीय सब्जी के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो कद्दू है, ठीक है, पंपकिन, आप देखेंगे जो पंपकिन है वो आपका नेशनल वेजिटेबल है,
देखने में ऐसा होता है। ये फोटोग्राफ्स इसीलिए है ताकि आप कनेक्ट कर पाए, आप समझ पाए कि देखने में कोई भी चीज़ कैसे होती है, चाहे वो टाइगर की थी, चाहे वो डॉल्फिन की थी, हाथी की थी, कोबरा की थी, तिरंगा की थी। तो आपको एक आइडिया रहे, आप पिक्चर के साथ साथ उस चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है। और आज का जो लास्ट नेशनल सिंबल है वो है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। जनरली वो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या होती है और उसको कहाँ हम यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है। इसे आमतौर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, खासकर स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारतीय द्वारा एक स्वर में पढ़ा जाता है। यह शपथ मूल रूप से 1962 में लेखक पिडिमर्री वेंकट सुब्बा राव द्वारा तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। यानी कि जो निष्ठा की शपथ है, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है, वो किस भाषा में लिखी गई थी शुरू में? आपकी तेलुगु भाषा में। ठीक है। और इसे पहली बार 1963 में यानी कि 1963 में विशाखापट्टनम के एक स्कूल में पढ़ा गया था और बाद में इसका विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में यानी जो लैंग्वेजेस हैं अलग अलग उसमें इसका अनुवाद किया गया था। तो ये हमने पढ़ी है। एक बार इसका फोटो और देख लेता है। दैट इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो ये हम प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, ये आपने याद होगा, काफ़ी जो स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं या कोई भी इवेंट होते हैं, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे हम इस प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं। तो जनरली ये आपके 17 सिंबल्स थे और इनको हमने कवर किया और ये आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एक भारतीय इंटीग्रिटी को, आइडेंटिटी को और यूनिटी को बनाए रखने में। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस, टॉपिक्स जो हम कवर करवा रहे हैं वो इसीलिए है कि आपके जितने भी 4th 5th 6th 7th 8th के लेवल पे जो भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का हो, सैनिक स्कूल्स का, नवोदय स्कूल का, राई स्पोर्ट्स स्कूल, गुरुकुल, जितने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन उन पेपर्स में आते हैं। और इसका हम ऑलरेडी कोर्स शुरू कर चुके हैं। आप सभी को ये पता भी है कि हम 7 अप्रैल से ऑलरेडी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और जितने भी ये स्कूल्स हैं उनके हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेज शुरू कर चुके हैं। ठीक है। आप अगर ICS की ऐप डाउनलोड करेंगे, मैं फिर बताऊंगा, ICS की ऐप आप डाउनलोड करके उसमें आप बाई कोर्सेज में जाएंगे या उस पर आप देखेंगे तो आपको मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का एक फ़ोल्डर दिखेगा। एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की जो ऐप है, जो कोर्स रहेगा, और जनरली इनके एग्ज़ाम्स आपके दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। दिसंबर में मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम हो जाएगा, जनवरी में आपका सैनिक स्कूल का, फेब में आपका राई का, मार्च में आपके गुरुकुल वगैरह के, लगभग नवंबर के बाद से ही आपके इन स्कूल्स के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक ये कोर्स और जब तक ये सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते, ये हमारा कोर्स चलता रहेगा। इसमें हम आपके जितना भी सिलेबस है उसके साथ साथ प्रैक्टिस पेपर्स, PDF, क्वेश्चन पेपर्स, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। हम इसका ऑलरेडी बैच 7 अप्रैल से लेके आ चुके हैं और आप ICS की ऐप पे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो फोल्डर देखेंगे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3,999 में ये कोर्स, कंप्लीट कोर्स की ये फ़ीस है, आपको वन टाइम पेमेंट करनी है और आपको ये कोर्स उसमें मिल जाएगा और डेली आप इसकी क्लासेस देख सकते हैं। और इस चीज़ की जो क्लासेस हैं इन कोर्सेज़ की, वो हम इवनिंग में यानी कि शाम को 3 बजे से स्टार्ट करते हैं ताकि जब तक बच्चे भी स्कूल से घर आ जाते हैं और वो इस चीज़ को देख सकते हैं और अपनी जो एक नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही फॉर्म निकलेंगे आपको बता दिया जाएगा फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू दे दी जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन का मैंने आपको बता ही दिया है। ऑफलाइन बैचेज़ के लिए आप या किसी भी डाउट्स के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका नंबर ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। ठीक है, आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। 702 045 4।
आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन क्लासेज के लिए अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, आपके बिंदरौली में द G21 स्कूल में मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेज के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, ICS की ऐप पे, ठीक है, ICS की ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का फोल्डर दिखेगा और उसमें आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और जो उसकी फ़ीस है 3999 यानी कि 4000 रुपये के अराउंड आपको ये फ़ीस पे करनी है। और आपको जितनी क्लासेज हो चुकी हैं वो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएंगी और जो डेली लाइव क्लासेज होती हैं वो 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक वो आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगी। उसके नोट्स PDF वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जब तक ये सारे एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं, जब तक ये क्लासेज रिवीजन चलती रहेगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक ऐसे स्कूल में भेजें जहाँ से उनके जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके, तो इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जनरली जो मैंने आपको जो एक क्लास दिखाई है, जो हमने आज डिस्कशन की है, वो ऐसा ही है कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं और कैसे हर एक चीज़ को कितनी बारीकी से कवर करते हैं। हमारी टीम, चाहे वो रीजनिंग की अलग टीचर हैं, मैथ्स है, GS है, इंग्लिश है, हिंदी है, सभी के अलग टीचर्स हैं और वो बड़ी मेहनत से और सारी चीज़ों को रिसोर्सेज इकट्ठा कर करके ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारी क्लासेस 7 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। तो जो भी बच्चे माता पिता चाहते हैं इन क्लासेस को अटेंड करने का, ऑनलाइन में आपको सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ICS की ऐप पे मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स की ऑनलाइन जो फ़ीस है वो 3999 रुपये है। उसके अलावा ऑफलाइन बैचेज़ का मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी लेनी है या इस कोर्स के रिलेटेड, एज से रिलेटेड, फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे इसकी तैयारी की जाए, क्या क्या कैटेगरीज़ होती हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में या आपके नोन में कोई भी बच्चा 11th 12th में है, 12th पास है, अगर वो चाहता है NDA की कोचिंग लेना, NDA के बारे में जानना और NDA की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेना, तो वो भी हम कोर्स लेके आ चुके हैं और 14 अप्रैल से, यानी कि जो पिछले सोमवार से हम ये क्लासेस शुरू कर चुके हैं। NDA का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। अप्रैल में अभी हुआ था 13 अप्रैल को और इसके बाद अभी ये सितंबर में होगा, यानी कि 14 सितंबर को NDA 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जो बच्चे चाहते हैं, NDA की तैयारी करना चाहते हैं, भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो रिटन एग्ज़ाम है, NDA का रिटन एग्ज़ाम, उसकी हम ऑलरेडी क्लासेज शुरू कर चुके हैं और वो भी आपको ICS की ऐप पे मिलेगा। ICS की ऐप पे मिलेगा और उसमें आपको NDA 2 मिलेगा, स्पेशल कोर्स। बाय मेजर पंकज, यानी कि मेरा फ़ोटो भी मिलेगा आपको ड्रेस में और ये सारी इन्फॉर्मेशन। और इस कोर्स की जो कंप्लीट बैच की जो फ़ीस रहेगी वो 2999 रहेगी, यानी कि 2999 रुपये में आपको वन टाइम पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करनी है और आपको जितना भी जो सिलेबस है NDA का वो कवर करवाया जाएगा और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF, नोट्स, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और आपके वो डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। जो बच्चा अगेन 4th 5th क्लास में, 6th क्लास में है और जो बच्चा 11th 12th में है, ICS की ऐप डाउनलोड करके और ये आप ऐप ले सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं, तो वो बिंदरौली में द G21 स्कूल में मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी है, वहाँ पे आके संपर्क कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक हम NDA का एक टॉपिक लेके आएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको समय रहते ये पता चल जाए कि जो क्लासेज हो रही हैं वो किस लेवल की हो रही हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करवाई जाती हैं। इसी के साथ मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।